फ्रेंड्स, हम लोग अभी क्लास जो कर रहे थे, ठीक है, ब्लड ग्रुप की क्लास चल रही थी। उसमें क्या हुआ है कि स्पेस कम होने की वजह से जो है वो बीच में ही अटक गई थी। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग जो है बस वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीख रहे थे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस या फिटाइलिस। ठीक है, फिटाइलिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस कंसेप्ट सीख रहे थे और हमने बताया था ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इरिथ्रो मीन्स क्या, रिलेटेड टू आरबीसी या रेड। ठीक है, ब्लास्टोसिस मीन्स ब्लास्ट हो जाना। ठीक है, और फिटाइलिस मीन्स रिलेटेड टू फीटस या भ्रूण। ठीक है, फीटस या भ्रूण। ठीक है, जब फीटस में आरबीसी का जो है ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग एक बार समझते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या होता है, ये कंसेप्ट तभी हो सकता है जब मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव हो। इसी अवस्था तभी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, आगे हम बता रहे थे क्या कि ये कंडीशन कैसे हो रही है, इसके लिए हम लोग को क्या है, शादी करानी पड़ेगी। ठीक है, तो शादी कराते हैं किसकी, पुत्ती लाल की। ठीक है, पुत्ती लाल की शादी कराते हैं किससे, राम प्यारी से। ठीक है, राम प्यारी, ठीक है, इनकी शादी कराते हैं। पुत्ती लाल कैसे हैं, पॉजिटिव है, और राम प्यारी कैसी हैं, नेगेटिव है। ठीक है, शादी कराते हैं और शादी कराने के बाद में जैसे इनकी शादी हुई, ठीक है, इनका खेल खत्म, इसमें प्रेगनेंसी का केस है। और अब क्या होता है, मदर है, मदर कैसी है, नेगेटिव है, और इनका बेबी कैसा हुआ, मान लो ये बेबी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बेबी पॉजिटिव है। ठीक, चलो अब देखो, अब ये कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा कि मतलब ये कंसेप्ट आपको सही तरीके से कोई बता पाए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, बेबी पॉजिटिव है, जैसे ही क्या हुआ, बेबी ये प्रेगनेंसी हुई, मदर और बेबी ये क्या है, बिल्कुल इनका ब्लड अलग अलग है। ठीक है, 9 महीने तक इनका ब्लड बिल्कुल, बेबी का ब्लड बेबी के पास में, इनका मदर के पास में बिल्कुल मैच नहीं होगा, अलग एक में मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही 9 महीना होगा, डिलीवरी के बाद में क्या होगा, ये प्लेसेंटा वॉल क्या रैप्चर हो जाएगी, और जैसे ही रैप्चर होगी क्या होगा, बेबी का ब्लड क्या हो जाएगा, इसमें मिल जाएगा। और बेबी के ब्लड में क्या है, RH, ये पॉजिटिव है ना, इसका मतलब क्या है, RH है, मतलब डी एंटीजन है इसमें। कौन सा एंटीजन है, डी एंटीजन है इसमें। और जैसे अच्छा बेबी का जन्म हो गया, बेबी अपना दुनिया में आ गए। ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं, पहली प्रेगनेंसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्लड जब डी एंटीजन जो है माँ के शरीर में जब जैसे ही गया, तो क्या होगा, ये फॉरेन मटेरियल है, और फॉरेन मटेरियल जैसे ही आया तो माँ के ब्लड में क्या होगा, तुरंत ही देखेगा ये फॉरेन मटेरियल कहाँ से आ गया है, तुरंत क्या करेगा, वो तुरंत इसके अगेंस्ट में क्या बनाएगा, डी एंटीबॉडी बनाएगा, डी एंटीबॉडी बनाएगा। समझ में? तुरंत क्या करेगा, डी एंटीबॉडी बनाएगा। और हमने आपको बताया है, अभी याद करो, अभी मैंने वीडियो में बता रहे थे क्या कि RH फैक्टर वाले में क्या होता है, डी एंटीजन तो होता है, डी एंटीजन जो है होगा, लेकिन इसकी नेचुरल तरीके से इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ये एंटीबॉडी कब बन रही है, देखो आर्टिफिशियल तरीके से, जब ये ब्लड ग्रुप इसमें ब्लड गया, डी एंटीजन गया, तब जाके ये एंटीबॉडी बनी। समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब देखो, ये डी एंटीबॉडी जो है, ये बेसिकली इसका दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, दिमाग ये तेज है कि जब इसका प्रेगनेंसी, जब सेकंड प्रेगनेंसी का केस आएगा, ठीक है, जब सेकंड प्रेगनेंसी का केस आएगा, तो सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, फिर ये मदर है, ठीक है, मदर है, ये कैसी है, नेगेटिव है, और ये बेबी है। ठीक है, ये बेबी है, कैसा है, ये मान लो पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, पहली प्रेगनेंसी में आपने देखा कि मदर और बेबी दोनों का ब्लड जो है बिल्कुल अलग था। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग था, 9 महीने तक इनका ब्लड इसमें था, मदर में, और बेबी का बिल्कुल मिला नहीं।
कब मिला? जब ये वॉल जो है प्लेसेंटा वॉल, जब क्या हुआ? जब ये रैप्चर हो गई, ठीक है। ये प्लेसेंटा वॉल है, ये क्या है? प्लेसेंटा वॉल है ना, ये लेयर है, ये रैप्चर हुई तब जाके ये ब्लड मिला। लेकिन ये जो डी एंटीबॉडी है, ये डी एंटीबॉडी इसके अंदर, माँ के अंदर पहले से मौजूद है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि जैसे ही प्लेसेंटा वॉल होगी, इसमें तुरंत ये एंटर कर जाएगी और जाके मिल जाएगी किसमें? बेबी के शरीर में इसको मिल जाएगी। और जैसे ही बेबी के शरीर में मिलेगी, तुरंत क्या होगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा मतलब इस बेबी की जो ब्लड है उसकी आरबीसीज जो है, आरबीसीज क्या होंगी? एकदम से टूटेंगी और टूट टूट के जो है एकदम से इकट्ठा हो जाएंगी, एकदम से इकट्ठा हो जाएंगी। आरबीसी की कमी होगी, जिसके कारण बेबी में क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। बेबी के अंदर क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। और अगर अक्यूट केस हो गया, मतलब बहुत भयानक तरीके से अनीमिया और जॉन्डिस हो गया, तो ये भी हो सकता है कि बेबी की डेथ हो जाए। समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस तभी होगा जब मेल पॉजिटिव है, मेल का ब्लड पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड नेगेटिव। जब यही कंडीशन में ही होगा। ठीक है, उल्टा कर दो, मेल अगर नेगेटिव कर दो, फीमेल पॉजिटिव कर दो तो नहीं होगा। ठीक है, मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव तभी होगा। ठीक है, क्या हुआ? दोनों कपल की शादी कराई, शादी कराने के बाद में क्या हुआ? मदर है, प्रेगनेंसी हुआ, मदर नेगेटिव है और बच्चा मान लो इसका पॉजिटिव है, तो क्या होगा? 9 महीने तक तो इनका ब्लड बिल्कुल अलग अलग रहेगा। लेकिन जैसे ही ये डिलीवरी होगी तो ये रैप्चर होगी, प्लेसेंटा वॉल टूटेगी, तुरंत ही जो है बेबी का ब्लड माने RH वाला जो ब्लड है ये तुरंत माँ के ब्लड में जाके मिलेगा। और जो डी एंटीजन जैसे ही मिलेगा, माँ के ब्लड में तो डी एंटीजन नहीं था पहले, लेकिन ये बाहर से आया है, और जैसे ही बाहर से आया है तो माँ का ब्लड क्या करेगा कि ये बाहर से कौन आ गया उसी तुरंत प्रतिरक्षा करेगा। प्रतिरक्षा के लिए क्या बनाएगा? डी एंटीबॉडी बना देगा। और जैसे डी एंटीबॉडी बनाया तो चलो कोई बात नहीं, पहली प्रेगनेंसी में बेबी आराम से दुनिया में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो सेकंड प्रेगनेंसी में मदर क्या है? मदर के पास डी एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद है, तो ये जैसे ही प्लेसेंटा वॉल होगी उसको भेदते हुए, उसको चीरते हुए क्या करेगा? बेबी के शरीर में ये आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा तो क्या होगा? बेबी के अंदर आरबीसी एकदम से टूटेंगी, इकट्ठा हो जाएंगी एक जगह, और बेबी को क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, और बहुत अक्यूट कंडीशन हो गई तो हो सकता है बेबी की डेथ भी हो जाए। समझ में आया? ये है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस। इसको जो है आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझते हैं। चलो अब आप जो है एक स्टार लगा के लिखो हिपेरिन। स्टार लगा के लिखो हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, हिपेरिन एक प्रोटीन होता है, ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ये होगा, एंटीकोगुलेंट का काम करता है। ठीक है, लिखो हिपेरिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, एक्ट एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट माने रक्त का थक्का जमाने में जब जम जाता है तो इसको हिपेरिन डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। समझ में आया? ठीक है, एंटी हिपेरिन का काम करता है। ठीक है, चलो अब हम लोग आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं ब्लड के। ठीक है, हेडिंग डालिए डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। रक्त से होने वाली बीमारियां, रक्त से होने वाली बीमारियां। ठीक है, डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, रक्त से होने वाली बीमारियां। सबसे पहली बीमारी लिखो हीमोफीलिया। ठीक है, सबसे पहली बीमारी लिखो हीमोफीलिया, रक्त से होने वाली बीमारी। ठीक है, पहले समझ लो उसके बाद में लिखना। ठीक है, ये बीमारी बेसिकली क्या होता है? ये बीमारी, अच्छा इस बीमारी से पहले एक चीज और सीख लो
ठीक है, वो थोड़ा सा आप नोट डाउन भी कर लेना, पहले समझ लो उसके बाद में, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा ये बीमारी अच्छी से। आप याद करो, मैंने जब ब्लड आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ब्लड में क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, ये ब्लड कार्पोसेस या रक्त कणिकाएं होती हैं, और प्लाज्मा में मैंने क्या बताया कि 97% क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, और 3% में मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, हार्मोन्स होता है, समझ में है। अच्छा, प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन, जैसे कौन, एंटीबॉडीज, कौन होगा, एंटीबॉडीज, ठीक है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, जैसे थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, जैसे कौन, जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है, जैसे ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रोटीन है। अच्छा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन को हम लोग 8 क्लॉटिंग फैक्टर, 8 बोलते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, मतलब रक्त का थक्का जमाने में रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, प्रोथ्रोम्बिन, और इसको क्लॉटिंग फैक्टर 9 बोलते हैं, इसको क्लॉटिंग फैक्टर 9 बोलते हैं, किसको, थ्रोम्बिन को, दोनों को बोलते हैं, समझ में आया। तो ये बीमारी में यही होता है, ठीक है, इसको समझ लो, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम चलो उसमें बताते हैं क्या होता है बीमारी में, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, चलो इसको नोट डाउन कर लो, आप समझ लो। देखो, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया सबसे पहली बात तो ये आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक मतलब, ठीक है, हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे परदादा को हुई, फिर उसके हम दादा को हुई, फिर पापा को हुई, फिर हमारे हुई, फिर मतलब बच्चों में हुई, ऐसी बीमारियों को क्या बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफर होती है, उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिक बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में यही जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 मैंने देखा और 9 देखा, यही एब्सेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर चोट लग गई तो खून निकलता है, तो खून वो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, और ये बंद ही नहीं होता है जब तक कोई एक्सटर्नल चीज़ें इसमें ना मिलाई जाए। समझ में आया। इस बीमारी में क्या है, ये बीमारी इसके कई नाम से भी जानी जाती है। इस बीमारी को हम लोग रॉयल फैमिली डिजीज भी कहते हैं, रॉयल फैमिली डिजीज भी कहते हैं, रॉयल फैमिली डिजीज भी कहते हैं। इस बीमारी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, इस बीमारी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। इस बीमारी को ब्लीडिंग डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। देखो, रॉयल फैमिली डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये बीमारी प्रिंस विक्टोरिया को हुई थी, प्रिंस विक्टोरिया को ये बीमारी हुई थी, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया क्या, रॉयल फैमिली डिजीज, ठीक। क्रिसमस डिजीज क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं कि सेंटा क्लॉज की हो गई, ठीक है। ये बीमारी बेसिकली जो है दिसंबर महीने में लास्ट में आती है, उस समय क्रिसमस होता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्रिसमस डिजीज पड़ गया। और चूंकि इस बीमारी में क्या होता है, ब्लड ब्लीडिंग होती ही रहती है, अगर चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती ही रहती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ब्लीडिंग डिजीज। समझ में आया, लिखो दिस इज अ हेरिडिटरी डिजीज, यह आनुवंशिक रोग है। दिस इज अ हेरिडिटरी डिजीज, यह आनुवंशिक रोग है। इस बीमारी में रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन 8 और 9, ऐसे ही लिखना, 8 या 9, ठीक है, या 9 मौजूद नहीं होते। लिखो, ब्लड इन दिस डिजीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 आर एब्सेंट। इन दिस डिजीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 आर एब्सेंट, ठीक है। This disease is also known as रॉयल फैमिली डिजीज, क्रिसमस डिजीज और ब्लीडिंग डिजीज। ये बीमारी के अन्य नाम ये होते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हीमोफीलिया, ठीक। दूसरी बीमारी लिखो, दूसरी डिजीज लिखो अनीमिया, ठीक है, अनीमिया, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालो अनीमिया, ठीक है।
चलो अब समझो पहले। देखो अनीमिया क्या होता है। अनीमिया मतलब क्या, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, अनीमिया होता है। ठीक है, अनीमिया क्या है, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज अ केस ऑफ अनीमिया। ठीक है, अनीमिया में क्या क्या होता है, हीमोग्लोबिन 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 की कमी के कारण क्या होता है, अनीमिया होता है। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, हीम मतलब क्या होता है, हीम माने आयरन, हीम माने क्या, आयरन होता है। या ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड में आयरन की कमी के कारण क्या होता है, अनीमिया होता है। अच्छा, इसी वजह से क्या है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, आयरन की गोली देते हैं। आयरन की गोली देते हैं कि नहीं, क्यों देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माँ के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी ना हो पाए, आयरन की कमी ना हो पाए। क्योंकि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो डेथ माँ की होती है वो अनीमिया के कारण होती है, ड्यू टू अनीमिया। समझ में आया, अनीमिया के कारण ज़्यादातर माँ की जो डेथ होती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और ज़्यादातर डेथ बच्चों की जो होती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ वो होती है अंडर वेट के कारण। कितना, 2.5 किलो से कम। समझ में, 2.5 किलो से कम होता है तो उसको अंडर वेट कहा जाता है। समझ में आया। अनीमिया को समझने के लिए हम लोग जो है इसको और अच्छे से समझेंगे। अनीमिया में हीमोग्लोबिन, अभी हमने बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है क्या, अनीमिया। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए वो समझ लेते हैं। ठीक है, मेल्स में हीमोग्लोबिन जो है करीब 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से लेके 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल्स में फिर कितना होगा, 12 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से लेके करीब 15 या 16 पर 100 ml ऑफ ब्लड। समझ में, इतना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इतना होना चाहिए। ठीक, तो इससे कम होगा तभी जाके क्या होता है, अनीमिया होता है। और कितना होता है, इसको मैं बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि मेडिकल साइंस में कैसे इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर 12 पॉइंट से कम है और 10 के ऊपर है, अगर 10 के ऊपर है, 12 ग्राम से कम है लेकिन 10 के ऊपर है, तो इसको हम लोग जो है माइल्ड अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, माइल्ड अनीमिया कहते हैं। मतलब हाँ ठीक है, अनीमिया हो गया है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की विषय का नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा अनार है, ठीक है, अनार का सेवन करो, चुकंदर सेवन करो, ये सब खाओ तो सही हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन अगर ये 10 पॉइंट से भी कम हो गया, ठीक है, और लेकिन 7.5 से ऊपर है तो इसको हम लोग मॉडरेट अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट अनीमिया कहते हैं। ठीक है, हाँ मतलब इसको ज़्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसमें आपका जो है दिखाना पड़ेगा कि मतलब जो है कहीं ब्लड चढ़ जाए या कुछ, मतलब सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता है मॉडरेट अनीमिया के केस में। लेकिन अगर ये 7.5 से भी कम हो जाए तो इसको हम लोग अक्यूट या सीवियर अनीमिया कहते हैं। अक्यूट या सीवियर, हाँ ये कंडीशन जो होती है क्या, 7.5 से कम मतलब कुछ भी हो सकता है, 5.5 होगा, 4.5 होगा, 3.5, मतलब ये कंडीशन जो होती है यहाँ पर इमीडिएट ब्लड की जरूरत पड़ती है। समझ में, यहाँ समझ लो इतना जरूरत होती है कि पकड़ के नोच लो, किसी खून पी लो, है बकरे की दुकान पर जाओ, 1 गिलास बढ़िया खून लो, बढ़िया चाप लो, है। तो यहाँ पर क्या है, अनीमिया, ये क्या है, अनीमिया। ठीक है, लिखो अनीमिया में लिखो लो वो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अनीमिया होता है। लिखो लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज अ केस ऑफ अनीमिया। लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज अ केस ऑफ अनीमिया। ठीक है, और मेल और फीमेल मैंने बताया, वो चीज़ नोट कर लिया, वो नोट कर लो और ये नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, हो गया, चलो आगे लिखते हैं।
ठीक है। चलो आगे हम लोग तीसरी बीमारी लिखते हैं रक्त से संबंधित। लिखो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया या इसी को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है और बड़ी खतरनाक बड़ी बीमारी, बहुत खतरनाक। ठीक है, ल्यूकेमिया लिखो, एक लाइन लिखो पहले, उसके बाद में हम लोग समझते हैं। ठीक है, लिखो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ WBC इज अ केस ऑफ ल्यूकेमिया। लिखो जब WBC की मात्रा हद से ज़्यादा कमी हो जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कितना कितना बढ़ जाए? लगभग 1 लाख से ऊपर हो जाए। ठीक है, 1 लाख से ऊपर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। और याद करो हम लोग ने जब WBC पढ़ा था, हमने कितनी मात्रा लिखाई थी? 4000 से लेके 11000 तक हमने बताया था कि क्या WBC होनी चाहिए, लेकिन कितनी हो गई है? 1 लाख से ऊपर। इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या है अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, आपको ये मान लो क्या है? ये है बोन। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है? देखो ये मान लो क्या है? ये बोन है। ठीक है, ये इंसान की बोन है। बोन में क्या होता है? मैंने आपको बताया था आरबीसी कहाँ होती है? आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो, ये जो पार्ट होता है इसमें क्या होता है? ये रेड बोन मैरो है। ठीक है, ये सब क्या है? रेड बोन मैरो। और ये जो पार्ट होता है ये इसको कहाँ, ये क्या बोलते हैं? इसको येलो बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो, इसको क्या करते हैं? येलो बोन मैरो। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? इसी में होता है। और क्या बोला इसमें? ल्यूकेमिया क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ WBC, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पहले कितना? इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, लेकिन क्या बहुत ज्यादा 1 लाख करीब हो जाती हैं। ठीक है, 1 लाख के ऊपर हो जाती हैं, तो मतलब क्या WBC बहुत ज्यादा एकदम से हो गई, तो ये क्या हो गया? ल्यूकेमिया की कंडीशन, ब्लड कैंसर की कंडीशन इसको कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या करो, इसका ट्रीटमेंट लिखो। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? लिखो ट्रीटमेंट लिखो BMT। ठीक है, क्या होता है? BMT माने बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, हिंदी में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण होता है। क्या होता है ये? जरा समझते हैं। ठीक है, ये जो बोन मैरो है ना, इसी बोन मैरो को क्या करते हैं? इसी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं, काट के एक नया इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि, लेकिन जितना तरीके से और जितना आसानी से हम बता रहे हैं ना, उतना ये आसान होता नहीं है। इंडिया में तो अभी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, विदेशों में ये अवेलेबल है, लेकिन बहुत क्रिटिकल भी है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें बचना बहुत मुश्किल होता है, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? BMT। समझ में आया? ठीक है, चलो ये बीमारियां, 3 बीमारियां बेसिकली थी, 3 बीमारियां हम लोग ने लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है अभी एक बात और समझ लो, उसके बाद में ये ब्लड जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिखो, हेडिंग डाल दो, ब्लड डोनेशन। ठीक है, रक्तदान। ठीक है, रक्तदान, महादान। ठीक है, रक्तदान, महादान। रक्तदान में जरा ध्यान से समझो, खाली समझो और लिखो। ठीक है, रक्तदान कौन कर सकता है? ठीक है, सबसे पहले एक स्वस्थ आदमी ही रक्तदान कर सकता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति होगा वही कर सकता है। ठीक है, कब से? 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक। ठीक है, 18 से 65 साल का व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, अच्छा, मेल्स जो है हर 3 महीने में, 3 मंथ्स में, हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। ठीक है, और फीमेल्स 4 महीने में। ठीक है, हर 4 महीने में। ठीक है, ये गैप क्यों, 1 महीने का गैप क्यों इनको ज़्यादा क्यों दिया गया है?
ठीक है, इस वजह से, क्योंकि इनका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से 1 महीने का इनको ज़्यादा समय दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन ये 4 महीने और ये 3 महीने में। ठीक है, 3 महीने का गैप होना चाहिए। जैसे आज हमने किया तो हर मतलब ये नहीं कि 15 दिन के बाद फिर कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए। कौन ब्लड नहीं कर सकता है डोनेशन? जिसके कोई बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर, HIV, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, ये सब बीमारियां अगर हैं तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हो। समझ में आया? आपके अगर कोई हार्ट डिजीज़ है तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हो। क्यों? हार्ट डिजीज़ वाले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, उनको एक थिनर दिया जाता है, ब्लड थिनर होता है, वो दिया जाता है। उनका ब्लड क्या होता है, हार्ट में थिनर करके, मतलब पतला करके जो है बहता है। समझ में आया? इस वजह से वो नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये पूरी छोटी सी क्लास थी। अच्छा, एक बात और समझ लो यहीं पर कि 14 जून को इनका जन्म हुआ था। किनका? कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। इसी दिन को 14 जून को ही वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, डे मनाया जाता है 14 जून को ही वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। समझ में आया सभी को? ठीक है, उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करना, क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना, सब लोग सब्सक्राइब करके आगे शेयर भी करना, लाइक भी करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।